नमस्कार दोस्तों, आज इस पेशेंट अवेयरनेस सीरीज में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अब आप क्या करें अगर आपको ये पता चले या पहली बार पता चले या आपके डॉक्टर ने पहली बार बताया कि आपके किडनी फंक्शंस डिरेंज हो गए हैं और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। जब भी मरीज को ये पता चलता है कि उसकी किडनी कम काम कर रही है या उसकी किडनी फेल हो गई है, तो देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से, जो किडनी स्पेशलिस्ट है, उनसे बात करना चाहिए ताकि आप एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले सकें, खासकर उससे रिलेटेड कि आप क्या दवा ले रहे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो मैं आपको बताऊंगा, वो मेडिकेशंस आप क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर ऐसे मरीजों में पेशेंट का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा तो वो और किडनी को डैमेज करेगा। तो इसलिए आपके जो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन हैं उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है ऐसे मरीजों में, जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट और एबनॉर्मलिटी हो ही जाती है, जनरली अमूमन पाई जाती है। तो जो हमारे लिपिड या कोलेस्ट्रॉल वाले मेडिकेशंस हैं, खासकर स्टैटिन्स, इनका प्रिस्क्रिप्शन इनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को हम चेक में रखें। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि किडनी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो जैसे जैसे किडनी फंक्शंस डिटेरियोरेट होता है, अनीमिया बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से मरीजों में फटीग और टायर्डनेस रहती है। बहुत जल्दी वो थक जाते हैं और थकान होती है और बहुत चीजों में कंसंट्रेट नहीं करते। जो रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे रेड सेल्स होते हैं ब्लड में, उनको इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स और आयरन टैबलेट्स या कभी कभी इंजेक्शंस, जो आयरन इंजेक्शंस हैं उनको भी रिकमेंडेशंस है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा एनीमिया, जनरली 5 के नीचे या 7 के नीचे, या ऐसे कंडीशंस में जिनमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों को पता है कि ऐसे मरीजों में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है। वो एंकल्स में हो सकता है, वो लेग में हो सकता है, वो एब्डोमेन में हो सकता है, खासकर लंग्स में हो सकता है, या फेशियल पफिनेस होती है जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो दूसरी मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब और जो अमूमन हम लोग ऐसे मरीजों में देते हैं, वो डायबिटिक्स होती है, जिसकी वजह से यूरिन अच्छे से आने लगता है और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज वो कंडीशंस होती है जिसमें जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो जनरली लेस देन 15 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। ऐसे कंडीशंस में विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत कॉमन होती है। तो ऐसे कंडीशंस में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस देना चाहिए, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में हमने देखा है कि ऐसे मरीजों में बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें फ्रैक्चर की टेंडेंसी बहुत रहती है। तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट आवर बोन हेल्थ। फॉस्फेट लेवल, जैसे जैसे किडनी खराब होती है या किडनी के फंक्शन डिटेरियोरेट होते हैं, ब्लड में फॉस्फेट लेवल बढ़ने लगता है, तो जिसकी वजह से हम कुछ मेडिकेशन देते हैं जिनको हम फॉस्फेट बाइंडर्स भी कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कुछ अलार्मिंग और साइन एंड सिम्टम्स में इचिंग बहुत होती है बॉडी के अंदर, या वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत होती है, तो उसके केसेस में हम कुछ मेडिकेशन देते हैं जिसकी वजह से बॉडी में इचिंग कम हो जाए, या इस ड्राई स्किन जो होती है उसके लिए इमोलिएंट यूज कर सकते हैं, जिसमें एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस हैं, या वॉमिटिंग या नोजिया अगर फील हो रहा है तो उसके लिए एंटी इमेटिक ड्रग्स जो हमें वॉमिटिंग कम करती है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, खासकर उन मरीजों में जिसमें किडनी फेल हो चुकी है, इज द स्पेसिफिक डाइट प्लान। तो द बेस्ट थिंग है जो आपको डाइट प्लान, आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने कैल्शियम्स लेने हैं, कितने मिनरल्स लेने हैं, प्रोटीन इंटेक क्या होना चाहिए, वाटर इंटेक क्या होना चाहिए, इसके लिए डाइटिशियन से या न्यूट्रिशियन से प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बॉडी में और प्रोटीन एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है, बट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे किडनी से भी रेगुलेटेड होता है, इसलिए हमें लो प्रोटीन डाइट, खासकर उन मरीजों में जिसमें किडनी फेल हो गया है, हमें एडवाइस करनी पड़ती है। तो देयर आर मल्टीपल फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं किडनी पेशेंट्स के लिए। प्रोटीन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं और
दूसरी चीज जो सबसे अहम होती है वो किडनी पेशेंट्स में हम जनरली जो लो सॉल्ट डाइट कहते हैं, और डाइट जो सोडियम में कम, पोटाशियम में कम और फॉस्फेट में कम, और जो कैन फूड है वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, और खासकर उनमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम होते हैं, इसलिए हम उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे किडनी अच्छे से अगर नहीं काम कर रही है तो हमारे शरीर में पोटाशियम रिटेन होने लगता है। इसका मतलब जो ब्लड में पोटाशियम लेवल है वो बहुत ही बढ़ने लगता है, और अप टू सर्टेन लेवल द पोटाशियम लेवल इनसाइड द बॉडी इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसका इल साइड इफेक्ट हार्ट पे होता है, जिसमें रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, इनफैक्ट पैरालिसिस भी हो सकती है। तो उन सारे फूड्स में जिसमें पोटाशियम कंटेंट बहुत हाई है उनको जनरली अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में या क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में फॉस्फेट लेवल बहुत हाई होता है, तो उस कंडीशंस में उनको फॉस्फेट रिच फ्रूट्स, खासकर फ्रूट्स, फॉस्फेट रिच फूड जैसे फिश हो गया या एग हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब अवॉइड करना चाहिए। एंड अपने डाइटिशियन से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से उसे प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए कि आप कितने डेयरी प्रोडक्ट्स या एग ले सकते हैं। उसी तरह डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे बॉडी से कितना यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है या शरीर में कितना यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, और उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, उसको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड इनटेक ऐसे मरीजों में बहुत ही क्रूशियल होता है, और फ्लूइड इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किडनी डिजीज में बॉडी वेट, खासकर वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तो रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक एवरी डे इज वेरी नेसेसरी टू जो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई विल डिस्कस टुडे इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ऐसे मरीज जो हमारे पास जो सबसे पहली बार आते हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी होती है या किडनी इंप्रूव नहीं होती है बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, उसमें हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो जब ये मरीज को ये समझ में आने लगता है कि उसकी किडनी फेल हो गई है, तो उसको हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाने की कोशिश करते हैं कि नाउ आपको अपने जिंदगी में, अपने शरीर में या अपने लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देयर कई सारे इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस हैं जो हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स को हम बताते हैं। द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे स्मोकिंग को क्विट करना, और अननेसेसरी टोबैको एक्सपोजर इन एनी फॉर्म्स इज अवॉइडेबल। दूसरी चीज, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जो हम नॉर्मल पेन हुआ या बॉडी पेन हुआ या बोन पेन हुआ या मसल पेन हुआ, हम ओवर द काउंटर एनसेड्स ले लेते हैं जो पेन किलर्स होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस टू द किडनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किडनी डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन रेजीम है इनके लिए, ऐसे मरीजों के लिए, और उनको एडिक्वेट टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे एडिक्वेट वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होता है। नाउ हम बात करेंगे एंड स्टेज ट्रीटमेंट की। अब ऐसे मरीज जिनमें किडनी फंक्शंस स्टेज 4 और स्टेज 5 में आ गया है, एंड स्टेज रीनल डिजीज की कैटेगरी में, जो किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज की कैटेगरी में 4 और 5 में, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज इस कंडीशंस को हमें अगर डिले करेंगे तो बहुत ज्यादा, या पोस्टपोन करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं? पहला ऑप्शन तो है कि डायलिसिस ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शन है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एनलिस्ट हो सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डायलिसिस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो उसमें डायलिसिस 2 तरह की होती है, और वैसे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक हीमोडायलिसिस होती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। तो हीमोडायलिसिस जनरली मोस्ट फेवर्ड है एज कंपेयर टू, अब उसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। हीमोडायलिसिस के हीमोफिल्ट्रेशन होता है, प्लाज्माफेरेसिस होता है, क्रॉनिक एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस होता है, उसी तरह पेरिटोनियल डायलिसिस के अलग अलग तरीके होते हैं और उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी एक्सपर्ट सर्जन आपको अच्छे से बताएंगे। जो मोस्ट कॉमनली जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वो होती है हीमोडायलिसिस थेरेपी।
जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो खून के जरिए निकालते हैं। दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जिसमें हम एक सर्जिकली एक छोटी सी ट्यूब अपने पेट में डाल देते हैं और वो पेरिटोनियम के थ्रू एब्डोमेन में जाता है और उसमें हम पेरिटोनियल फ्लूइड से हम पेरिटोनियल सरफेस से हम उसका एक्सेसिव फ्लूइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ड्रेन आउट करते हैं। अब ये जो कंडीशन है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत कम है। दूसरा, पेरिटोनियल डायलिसिस मरीज अपने घर पे भी कर सकता है और जिसको हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस और CAPD कहते हैं, जिसमें एक कैथेटर पड़ा रहता है और उससे वो अपने घर में कर सकता है। दूसरी तरह की पेरिटोनियल डायलिसिस होती है जिसमें पेरिटोनियल कैथेटर जो है वो मशीन के थ्रू अटैच होता है रात में एंड वो मशीन ऑटोमेटिकली पेरिटोनियम में फ्लूइड डालती है और उसको ड्रेन कर देती है। ये बहुत ही कॉमन है आजकल, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस और CCPD। बट डायलिसिस इसका एंड स्टेज ट्रीटमेंट नहीं है और अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, और लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें या पेशेंट के लैंग्वेज में हम बात करें तो इसका क्योर नहीं है। तो जो क्योर है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट आज के टाइम में इट इज द ओनली क्योर अवेलेबल फॉर द क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, जिसमें किडनी फंक्शंस काफी डेटोरिएट, इनफैक्ट किडनी CKD4 और CKD5 की कैटेगरी में आ गए हैं लोग। उसमें किडनी फंक्शंस प्रोवाइड्स द ओनली क्योर टू ऑल द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस उनकी किडनी फेलियर की वजह से आई हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोसीजर है, जिसमें एक लिविंग रिलेटेड डोनर या कैडावरिक डोनर अपनी किडनी दूसरे पेशेंट CKD वाले पेशेंट्स को देता है और उस किडनी को हम लोग किडनी को पेट के अंदर नसों से जोड़ते हैं, जो किडनी के ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ग्राफ्ट किडनी या डोनर किडनी के ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें हम जोड़ते हैं। ये अमूमन बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, लेकिन इसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे लीगल इश्यूज हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, और कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट एंड व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा, व्हाट आर द मेडिकल रिक्वायरमेंट, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, किसकी किडनी हम लोग ले सकते हैं, किसकी किडनी हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, कैडवरिक डोनर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा।